हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। राइट, न्यू टॉपिक है एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? Negotiable instrument is a document which entitles a person to a sum of money and is transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. Mere delivery means कि हमने बोल दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, डिलीवर हो गया, या हमने उसकी इंडोर्समेंट कर दी या डिलीवरी कर दी। राइट, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पर्सन, किसी ने जो सम ऑफ मनी की पेमेंट करनी होती है, वन पर्सन टू अनदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। राइट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। राइट, कौन सा एक्ट है? 1881 deals with the laws regarding negotiable instruments such as promissory notes, bill of exchange and checks. तीन टाइप के बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। This act is based on the English law with certain changes to suit the Indian conditions. First one is definition. The term negotiable instrument is not defined in the Act. Section 13 of the Act states that a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or check पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। राइट, कि ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर, यानी कि हम जो उस टाइम पे जब हमें डिलीवरी करने के लिए बोला जाएगा तब हम करेंगे, और या फिर अगर कोई हमें ऑर्डर करेगा कि इस टाइम पे डिलीवरी कर दो तो उस टाइम पे ऑर्डर करेंगे, उसको बोलते हैं ईदर टू ऑर्डर और टू डिलीवर। क्लियर? As this definition gives only the meaning, any instruments of these types can be included in the act. Right, कि इस definition कहते हैं ये हमें meaning provide कर रही है, so कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ये चीजें फुलफिल करता है वो इस एक्ट के अंडर आता है। According to Justice Willis, negotiable instruments can be defined as one, the property in which is acquired by anyone, right, who takes it bona fide and for value, notwithstanding any defect of the title in the person from who he it takes it। right, कि जहां पे एक पर्सन क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जो कि उसको उसके लिए बेनिफिशियल है, एंड जिस पर्सन से एक्वायर कर रहा है उसके पास इसका क्या है, कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो क्या है, ओरिजिनल है। राइट, विदाउट एनी डिफेक्ट है। क्लियर? Now, what are the characteristics behind negotiable instrument? First one is freely transferable, कि जो negotiable instrument है इन पे कोई condition नहीं होनी चाहिए, ये क्या होने चाहिए, freely transferable होने चाहिए। The property in a negotiable instrument can be passed on from one person to another by mere delivery if it is payable to bearer by endorsement, and delivery if it is payable to the order। राइट, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या तो हम मेयर डिलीवरी कर सकते हैं कि हमने बोल दिया कि हमने ट्रांसफर कर दिया, दूसरे पर्सन ने बोल दिया कि मैंने रिसीव कर लिया। क्लियर? और अगर ये पेबल टू बियरर है तो हम क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे। एंडोर्स मीन्स करेंगे कि अपनी साइनिंग अमाउंट साइन कर देंगे, जिससे कि ये माना जाएगा कि हमने क्या कर दी, डिलीवरी कर दी एक्चुअली। एंड डिलीवरी इफ इट इज पेबल टू दी ऑर्डर, एंड एक्चुअल डिलीवरी उस टाइम पे करेंगे जब क्या है, वो ऑर्डर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द होल्डर गेट्स अ परफेक्ट टाइटल। A person taking an instrument bona fide in good faith or for value is known as holder in due course। right, कहते अगर एक पर्सन एक इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है किसी और पर्सन के बिहाफ पे इन गुड फेथ और फॉर वैल्यू, उसको बोला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। He gets the instrument free from all defects in the title of the transferor. This means even if the instrument was not stolen by the transferor, it will not affect the title of the holder in due course। right, कि जिस पर्सन से भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है, जिसको भी मिल रहा है उसको क्या हमेशा परफेक्ट टाइटल मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिकवरी ऑफ द वैल्यू।
The holder in due course need not give notice of transfer to the prior parties who are liable to pay on the instrument. Right कि कहते जो holder in due course है उसको कोई भी prior parties को notice देने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन instrument के ऊपर pay करने के लिए liable है. A holder in due course has the right to sue the property liable on the instrument for payment in case he fails to get payment on demand or at the due date. Right? कि जो holder in due course होगा उसके पास पूरा right होगा कि वो क्या कर सकता है, उनकी property को sue कर सकता है in case उसको जो payment है वो receive नहीं होती at the due date. Clear? Next, some presumptions. The following matters are presumed in the case of all negotiable instrument unless the contrary is proved. Hence, anyone challenging any of these presumptions will have to prove his allegations. First one is consideration. Every negotiable instrument is presumed to have been made, drawn, accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration. राइट कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा वो किस पर्पस से बनाया जाएगा, फॉर कंसीडरेशन. नेक्स्ट वन इज डेट होनी चाहिए उस पे. दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन इट. टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. When a bill of exchange is accepted, it is presumed that it was accepted within reasonable time of its date and before maturity. Right? कि जो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर इन बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा, विद इन. तो हमेशा ये माना जाता है कि वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम और बिफोर मैच्योरिटी. नेक्स्ट, टाइम ऑफ ट्रांसफर. It is presumed that every transfer of the negotiable instrument is made before the maturity of the instrument. कि ये माना जाएगा कि जो भी negotiable instrument transfer हुआ है वो before the maturity of the instrument transfer हुआ है. Holder is a holder in due course. Every holder of a negotiable instrument is presumed to have been done in the order in which they appear on the instrument. Right? कि जो भी negotiable instrument का ऑनर होगा, होल्डर होगा, वो क्या माना जाएगा कि जैसी कंडीशंस लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट. Every endorsement appearing on the instrument is presumed to have been done in the order in which they appear on the instrument. Right? कि कोई भी endorsement होगी वो instrument पे कैसे मानी जाएगी, जैसे कि उस पे appear की गई है. Next आ जाता है stamp. Every instrument is presumed to have been duly stamped. जो भी negotiable instrument होगा वो क्या होना चाहिए, duly stamped होना चाहिए. Proof of protest. In a suit against the dishonor of a negotiable instrument, the court presumes the fact of dishonor until it is proved. Right? कि अगर in case जो negotiable instrument है वो dishonor हो जाता है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, fact of dishonor प्रोवाइड करना पड़ेगा जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाता. राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. Negotiable instruments can be divided into the following two types. First one is negotiable by statute. Second one is negotiable by custom or usage. Clear? So, first one is negotiable by statute. Section 13 of the Negotiable Instruments Act states only three kinds of negotiable instruments, which promissory notes, bill of exchange and checks. These are instrument by statute. Right? कि हमारे statute के according तीन ही type of negotiable instruments हैं, promissory note, bill of exchange and checks. Next, negotiables of customs of usage. These are the instruments which gain the character of negotiability by the usage or custom of trade. Right? कि किसी ट्रेड के थ्रू कोई हमारे जो कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएबिलिटी का करेक्टर मिल गया तो वो उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए उनको बोला जाता है नेगोशिएबिलिटी ऑफ कस्टम ऑफ यूसेज. In India, government promissory notes, bankers drafts and pay orders, hundies, delivery orders, railway receipts ये क्या बन जाते हैं, negotiable by usage और custom. Clear? Next and most important, सबसे important हमारा आ जाता है promissory note. Promissory note. First one of the negotiable instrument. According to section 4, section 4 किसके लिए है, promissory note के लिए, of the act. A promissory note is an instrument
in writing containing an unconditional undertaking, right? ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होगा जिसमें क्या होगी, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी विदाउट एनी कंडीशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन हो रही है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट, जिसको कि मेकर ने साइन किया होगा किसी सर्टेन सम ऑफ मनी की पेमेंट के लिए, ओनली टू और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओनली टू और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स उस पर्सन को ही मिलनी चाहिए जिस जो कि उस टाइम पे बियरर होगा इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर? द पर्सन हु प्रोमिस टू पे इन राइटिंग इज कॉल्ड द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा वो क्या हो गया, मेकर, जिसने कि प्रोमिसरी नोट बनाया है। एंड द पर्सन टू हुम इट इज पेएबल इज कॉल्ड द पेई। जिसको पेमेंट की जा रही है वो होगा इसका पेई। क्लियर? Now, what are the characteristics of promissory note? First one is in writing. जो promissory note होना चाहिए, जो instrument होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, writing में होना चाहिए। In this context, writing includes writing with pen, pencil, typewriting or print, right? Next one is promise to pay. There should be an undertaking or promise to pay. A mere acknowledgement of indebtedness is not sufficient to constitute a promissory note, right? कि अगर हमारी जो मतलब हमने कोई ऐसे ही झूठ मूठ में बोल दिया कि हमारी कोई इंडेटनेस नहीं है तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए राइट्स I am liable to be a sum of 10,000 as there is no promise to pay, this is not a promissory note, right? कि यहाँ पे क्या बता रहा है, कहते मैं लाइबल हूँ, बी को मैंने 10,000 रुपये देने हैं, बट उसने प्रॉमिस नहीं किया मैं कब दूंगा, राइट? किस डेट को दूंगा, कहाँ पे दूंगा, सो ये दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अनकंडीशनल। जो प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। द अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। Any condition in promise will make it invalid. For example, if an instrument contains, I promise to pay 5,000 within 2 days after my marriage with X as this promise is conditional is not valid, right? कि यहाँ पे उसने कंडीशन रख दी कि मैं क्या करूँगा, 5,000 पे करूँगा जब मेरी मैरिज हो जाएगी X के साथ, राइट? तो X के साथ मैरिज हो ना हो तो फिर ये क्या होगी, एक कंडीशन होगी, सो दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। However, if the condition is certain to take place and the promise has to pay after a specified time, it is not taken as conditional, right? कि अगर कहते यहाँ पे specified time लिखा होता तो हम इसको conditional नहीं मान सकते। For example, if X promises to pay Y a sum of 5,000 after the death of A, it is not a conditional promise because it is certain that A shall die. क्योंकि ये चीज सर्टेन है कि ए की डेथ होगी ही होगी। अब किस दिन होती है ये तो चलो हमें नहीं पता, बट सर्टेनिटी तो है ना कि ए की डेथ होगी, तो फिर दैट मीन्स कि हमारा जो पेमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, हम लोगों को रिसीव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज साइंड बाय द मेकर। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट साइंड बाय द मेकर इट इज इनकम्प्लीट। कि जो बना रहा है उस वो क्या करेगा, उसको हमेशा साइन करेगा, एंड इज नॉट वैलिड। It is just not sufficient to have the signature. It is essential that the mind of the person signing should accompany the signature, right? कि यहाँ पे ओनली सिग्नेचर सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि पर्सन के को एक अथॉरिटी होगी कि मैंने अगर उसको सिग्नेचर करके दिया है तो मैं लायबल हूँ उसकी पेमेंट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, सर्टेन पार्टीज। The instrument must clearly show who the maker of the instrument is and who the payee is। कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्लियरली ये शो करेगा कि कौन इस इंस्ट्रूमेंट का मेकर है एंड किसको वो पेमेंट की जा रही है। अ प्रोमिसरी नोट मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ इज नलिटी, राइट? कि हम एक बंदा खुद को प्रोमिसरी नोट इशू करके प्रॉमिस नहीं करेगा कि मैं अपने आप को इतने की पेमेंट करूंगा, राइट? But if it endorsed by the maker to some other person or endorsed in blank, it becomes a valid promissory note, right? कि अगर वो endorse करता है किसी और person के लिए या endorse करता है blank में तो भी वो valid promissory note क्या किया जाएगा, consider किया जाएगा। Next, certain sum of money. The amount payable on the promissory note should be certain
एंड शुड बी स्पेसिफाइड इन द प्रॉमिस, कि जितनी भी अमाउंट होनी चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं होनी चाहिए, राइट, एंड वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी चाहिए इन द प्रॉमिस. फॉर एग्जाम्पल, a promissory note stating I promise to pay rupees 2000 and any other sums due to him is not a promissory note because the sum payable is not certain. एंड एनी अदर सम्स ड्यू टू हिम, कि जितने और भी बाकी खर्चा रहता है वो भी मैं पे कर दूंगा, तो ये क्या है, इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट बिकॉज द सम पेबल इज नॉट सर्टेन, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है अमाउंट कितनी पे करनी है. क्लियर. नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, कि जो प्रॉमिस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, ओनली पेमेंट इन मनी. एंड इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू पे समथिंग अदर देन मनी or something in addition to money cannot be a promissory note. For example, an instrument containing a promise that I promise to pay x rupees 3000 and a motorcycle is not a promissory note because जो payment है वो किस में है, money की form में नहीं है, rather it is in motorcycle, right. So इस ये क्या है, is not a promissory note, वो किस में होनी चाहिए, only in form of money. Bank note or currency note is not a promissory note. Though there is a promise in the bank note or currency note, but it is not considered as a promissory note because it is a money itself. Clear? Next, formalities. Certain formalities like number, date, place, etc. found in all instruments, though they are not essential, but it is necessary that it should bear the stamp required under the Indian Stamp Act 1899. Right? कहते कुछ फॉर्मेलिटीज लाइक नंबर होना चाहिए, डेट, प्लेस एक्सेट्रा, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट में इसेंशियल होती है, बट यहाँ पे क्या इसेंशियल है कि उस पर क्या होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट 1899. क्लियर. नेक्स्ट वन इज पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. The promissory note state when it becomes payable. The term on demand means it is payable immediately. The Reserve Bank Act 1934 prohibits the issue of promissory notes payable to be run on demand by all except the Reserve Bank of India or the central government. Right? कहते जो प्रोमिसरी नोट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हेन इट बिकम्स पेबल, कि जब हम लोग पेबल के लिए जो जब पेमेंट मेच्योर हो जाएगी तब वो पे कर दिया जाएगा. बट जो ऑन डिमांड टर्म होती है उसका मतलब होता है कि इसी टाइम पे करो, कि अभी वो डिमांड कर रहा है. सो जो हमारा रिजर्व बैंक है उसने क्या किया, जो पेबल बियरर ऑन डिमांड प्रोमिसरी नोट हैं वो क्या कर दिए थे, बंद इशू करने बंद कर दिए थे, एक्सेप्ट बाय आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों को छोड़ के. क्लियर. सो जो प्रोमिसरी नोट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्हेन इट बिकम्स पेबल. सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आज की वीडियो में हमने सिर्फ प्रोमिसरी नोट डिस्कस किए हैं. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching. Bye bye.